दोस्तों, तो आज हम चालू करेंगे सेमीकंडक्टर जो कि 14th चैप्टर है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका बोर्ड के हिसाब से 2025 के हिसाब से देखा जाए तो उसका वेटेज जो है वो टोटल 7 मार्क्स का है। मतलब एक चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है और 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के भी आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत ही आसान पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा आते नहीं है, मतलब है ही नहीं देखा जाए तो। तो इसमें जो है वो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उन सर्किट को बोलते हैं जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम जब चाहते हैं तब लाइट चालू हो, जब चाहते हैं तब बंद हो जाए। मतलब कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए क्या यूज़ कर किया जाता था? ओल्ड डिवाइस इज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जिसे वाल्व्स भी बोलते हैं, वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो जैसे वैक्यूम डायोड होता था उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते थे, एक को एनोड बोलते थे, एक तो कैथोड बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये कैथोड है, एक ये एनोड है। तो क्या होता था, जैसे हम यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा देते थे तो ये माइनस को माइनस दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करके बाहर आ जाएगा। तो ये जो ट्यूब होती है वो ग्लास ट्यूब रहती है और पूरी खाली रहती है। मतलब इसमें वैक्यूम रहता है, बिल्कुल भी कोई मटेरियल नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है इधर चलते चलते पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे आया, नेगेटिव से पॉजिटिव में पूरा एकदम फिजिकली इलेक्ट्रॉन निकल के आया। ठीक है, तो इसमें वैक्यूम इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं रखेंगे तो अगर एयर पार्टिकल या दूसरा कोई भी नाइट्रोजन या कुछ भी गैस भरी हुई है तो नाइट्रोजन के एटम वगैरह रहेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे और यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए कंडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरा नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, करंट नहीं बहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वोल्टेज को वेरी करते थे और यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने, कम इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मतलब अपने हाथों में था, क्योंकि अपन इस वोल्टेज को वेरी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको बोला जाता था भाई वैक्यूम ट्यूब्स। क्या बोला जाता है? वैक्यूम ट्यूब्स। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहते हैं इसलिए इसको वाल्व भी कहा जाता है। क्या? वाल्व। ठीक है, इसमें रिवर्स सिस्टम नहीं हो सकता है। तो जैसे एनोड कैथोड बता दिया, फिर ट्रायड भी होते थे जिसमें एनोड कैथोड और थर्ड ग्रिड होता था, फिर 4 इलेक्ट्रोड 5 इलेक्ट्रोड इस तरह से रहता था। वेरी वोल्टेज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये देखो। ठीक है, फ्लो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वाल्व बोला जाता है। तो ये जो पहले रहते थे वो क्या होते, बहुत बड़े बड़े रहते थे। ये जो ग्लास की ट्यूब रहती है वो बहुत बड़ी बनानी पड़ती थी। ठीक है, तो ये जो ग्लास की ट्यूब रहती है वो काफ़ी हैवी रहती थी, बड़ी रहती है, फिर ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी, फिर हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती थी। इसकी लाइफ जो ग्लास की तो ऑब्वियसली लिमिटेड लाइफ ही रहेगी, ज़िंदगी भर चलेगा नहीं। लो रिलायबिलिटी थी। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये मतलब एक्चुअल फ्लो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाता था। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? कैथोड रे ट्यूब। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का। इसके जब एडवांसमेंट हुआ तब हमारे पास क्या है? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। इसका एडवांस रूप क्या है? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर अपन को पढ़ना है। ठीक है, इस साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं, बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, बड़ी लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबल होते हैं, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सॉलिड सेल्फ। मतलब सॉलिड है तो इसी में एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाहर निकल के नहीं आते, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में ट्रांसफर नहीं होते जैसे इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या है? मोटा मोटा अंतर है। ये कभी पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम ट्यूब्स एंड सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, तो ये अपन डिफरेंस लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एलसीडी और पीबीएस गलेना, जो रेडियो वेव डिटेक्टर के लिए रेडियोज वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो अपना जो काम है इस चैप्टर में इसको पढ़ना है, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब पहले अपन ये जान लेते हैं कि भाई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते हैं जैसे मेटल से। ठीक है, तो वो कंडक्टर है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और अपना करंट कंडक्ट होता है। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी का अपोजिट क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो वो क्या होती है? कम होती है। रेंज थोड़ा सा आप देख लेना एक बार। फिर सेमीकंडक्टर, वो जो मतलब बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, बीच की कैटेगरी में है, तो वो ये है। फिर इंसुलेटर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी और रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इसमें करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में कौन आते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सीडीएस। ठीक है, मतलब कैडमियम सल्फर, फिर जीए गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम एंड फॉस्फोरस एट्सेट्रा। फिर ऑर्गेनिक में एंथ्रासाइड, डोप्ड थैलोसाइमिन थैलोसाइमेसाइअमीन्स। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर में पॉलीपायरोल,
पॉली एनिलिन। तो एग्जाम्पल एक बार देख लेना कि भाई आपको पूछे कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर, तो आपको लिखना पड़ सकता है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, तो आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी बैंड्स में। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी एटम जो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है और आसपास में जो है वैसे ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पास में होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो दूर होता है उसकी एनर्जी कम होती है। उल्टा अगर देखने जाए तो जो पास में होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है न्यूक्लियस ने। जो दूर का है उसको आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब कि उसको कम ताकत से खींच रहे हैं। कौन? न्यूक्लियस। क्योंकि क्यों कम से खींच रहे हैं? क्योंकि ये दूर है। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी है। ठीक है, ये आइसोलेटेड एटम की बात है। लेकिन जब आप किसी मॉलिक्यूल में जाते हैं, किसी बहुत सारे एटम्स जब होते हैं, किसी भाई कोई भी मटेरियल होता है उसमें तो बहुत सारे एटम होते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन जैसे पहले क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कुछ फिक्स एनर्जी होगी। लेकिन अभी क्या होगा, ये भी न्यूक्लियस इसको खींच रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपेल कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का कुछ प्रभाव होगा, ये न्यूक्लियस कुछ खींच रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक पोजीशन आ गई। ऐसे ऐसे हर इलेक्ट्रॉन की कहानी है। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन के 10 इफेक्ट करने वाले हैं। इसमें तो फिक्स है कि भाई इसका एक न्यूक्लियस है और आसपास जो है वहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक एनर्जी, एक तरीके से यूनिक पोजीशन है, या यूनिक उसकी संरचना उसकी जो यूनिक है, मतलब उसकी जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स उसमें हो सकते हैं कि भाई 0.5 से लगा के 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मौजूद है सब इलेक्ट्रॉन के पास में। इस रेंज में इलेक्ट्रॉन बड़ा सा एक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो इसके बीच में है। समझ रहे हो ना? तो मतलब बहुत सारी कंटिन्यूस है। तो एटम इन सॉलिड स्टेट ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी है, एनर्जी लेवल, क्योंकि यूनिक पोजीशन है इसके कारण डिफरेंट एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इसी एनर्जी लेवल को क्या बोला जाता है? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड। बैंड मतलब क्या होता है? बहुत सारी मतलब एक लगातार कोई चीज़ होती है वो बैंड है। जैसे कि आपको बोला जाए कि 7 कलर का एक बैंड होता है, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो एक बैंड हो गया। ठीक है, तो इस मतलब यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बीच में कुछ कुछ नंबर्स है, बस, तो इसी बोल देते हैं बैंड। ठीक है, सो दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन है, कम था, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसे। ठीक है, फॉर्म एनर्जी बैंड्स, इसी को क्या बोला जाता है? एनर्जी बैंड्स बोला जाता है। समझ में आ गया? नाउ हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बैंड होता है जैसे मैंने बताया, सबसे लोवेस्ट यहाँ पे होगा, जो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे होगा, तो बस वही हो, ये अगर बैंड है तो सबसे लोवेस्ट यहाँ पे और सबसे हाईएस्ट यहाँ पे एनर्जी होगा। तो जो सबसे वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है? एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एनर्जी लेवल को वैलेंस बैंड में मतलब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड वो होता है ये एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो एक होता है इसमें वैलेंस बैंड। ठीक है, क्या होता है अभी आगे अपन जानेंगे। और उससे आगे अगर एनर्जी चली जाती है तो उसको अपन बोला जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। और जो एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड से आगे है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। सिंपल। ठीक है भाई, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2-4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उनकी क्या एनर्जी है? ठीक है, उनके एनर्जी लेवल को बोला जाता है वैलेंस बैंड। और इनकी जो एनर्जी है उससे आगे जो भी एनर्जी है उसको बोला जाएगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, नाउ डिटेल में बात करते हैं। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो 2, 4, 10, 12 और 14। ठीक है, तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा है? 3 नंबर आउटर मोस्ट सेल है, जिसमें 2 ऑर्बिट है, एस और पी, ऑर्बिटल एस और पी है। ठीक है, और पी में कितने? 3 ब्लॉक होते हैं, तो ये देखो 3 ब्लॉक है, एस में 2 ब्लॉक है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 अपने पास ब्लॉक है। ठीक है, या फिर ऑर्बिट इनको जो बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन कितनी है? 4 में, एक में 2 आते हैं, तो टोटल 8 पोजीशन है मेरे पास, मतलब 8 एनर्जी स्टेट है मेरे पास। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ का जा सकते हैं? 8 एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। तो जिस एनर्जी स्टेट में वो मौजूद है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। ठीक है, चलो आगे और बताते हैं। और जो खाली है, ठीक है, जिसमें ये जा सकते हैं आगे मूव होके, इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, जाएंगे तभी तो कंडक्शन होगा। सो कंसिडर सॉलिड विद एन एटम, सपोज उसमें एन एटम है, किसी भी सॉलिड में कितने एटम है? ये एन एटम है, ये एक एटम की बात हो रही है। तो जो होगा, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन से मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 पोजीशन से मैं 8 एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा सीधा। ठीक है,
सो वन एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इंटू एन, ठीक है। टोटल पॉसिबल एनर्जी लेवल, ये देखो पॉसिबल एनर्जी लेवल कितने हैं? 8, 4 का क्या है? 8 है, हर एक में 2 है, तो टोटल 8 एनर्जी लेवल पॉसिबल है, तो 8 इंटू एन कर दिया। तो 4 एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एनर्जी लेवल, ठीक है, एंड 4 एन वैकेंट एनर्जी लेवल। 4 एन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इसमें भी तो देखो ना, ये 2, ये 3 और ये 4, इन चारों ने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में इन्होंने जो ऑक्यूपाई किए हुए एनर्जी लेवल, उनको बोला जाता है वैलेंस बैंड, और इसके बाद के जो खाली है उनको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो द लोअर बैंड विच इज़ completely occupied by 4n valence electron is called valence band. The other band consisting of 4n energy state called the conduction band. समझ गए ना? जैसे ये 1 और ये 3 है, ठीक है। तो इसमें सपोज एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जो जो फिल किया हुआ है वहाँ पे कुछ कुछ एनर्जी लेवल है, उसको बोला जाएगा वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये वैलेंस बैंड। फिर इसके अलावा जैसे दूसरे कलर से दिखाया जाए तो इसमें और कितनी पोजीशन है, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? इनसे ज़्यादा है, वैलेंस बैंड से। वैलेंस बैंड से ज़्यादा है तो इसको क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। अभी भी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एनर्जी लेवल अबव द वैलेंस बैंड इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मेटल का केस कैसा होता है और बाकी का केस देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जैसे मेटल का केस है, तो मेटल हमेशा क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। वो किस तरीके से कंडक्टर होते हैं कि आइदर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। भाई या तो मेरा ये मेरा क्या वैलेंस बैंड है, और इसी के ऊपर या इसी के आसपास मेरा इसी के नीचे कंडक्शन बैंड भी आ गया। आइडियली इसके ऊपर होना चाहिए था, इतना एनर्जी लेवल का गैप होना चाहिए था, लेकिन इसको ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इसी में एनर्जी लेवल जब बराबर है तो आराम से घूमता घूमता रहेगा, तो आराम से कंडक्शन होगा, तो बढ़िया अपना मेटल काम करेगा, ठीक है। मतलब मेटल में सेटिस्फाइड है ये कंडीशन। दूसरा केस है कि कंडक्शन बैंड इज़, मतलब ये समझाना चाह रहा है कि मेटल में क्या होता है, तो इस तरीके का होता है। कहना चाह रहा है कि भाई मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप होते हैं, इसके कारण कंडक्टिविटी मेटल की ज़्यादा होती है, ये बताना चाह रहा है, उसका रीजन बता रहा है, ठीक है। नाउ कंडक्शन बैंड इज पर्टिकुलरली filled and valence band is partially conduction band is partially filled and valence band is partially empty। क्या होता है देखो, जैसे इसमें मैंने फोटो भी लास्ट में लगाई है, ये देखो। हाँ, अपनी पहली कंडीशन तो ये है कि भाई मेरा EC यानी कि कंडक्शन बैंड, EV यानी कि वैलेंस बैंड, ये दोनों ओवरलैप हो गए तो इसका केस है, किसका केस है? ये मेटल का केस है, ठीक है। फिर हमने बताया कि डिफरेंस, ये मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जो इंसुलेटर होता है उसमें एनर्जी गैप, मतलब कंडक्शन और वैलेंस के बीच में कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे मेटल का दूसरा केस क्या था कि जो वैलेंस बैंड है, अगर वैलेंस बैंड में कुछ कुछ वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, और कंडक्शन बैंड में भी कुछ कुछ होल्स हैं, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे होल्स है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे आ जाएंगे, मतलब वैलेंस बैंड में क्या होने लगेगा? मूवमेंट होने लगेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि इसमें भी क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। देखो मैं वापस बताता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, मतलब 2-4 इलेक्ट्रॉन है उसमें। एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। जो वैलेंस बैंड है वो कुछ कुछ एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ कुछ होल है। तो क्या होगा? इसके जो नीचे एनर्जी लेवल वाले हैं वो उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा? कंडक्शन हो जाएगी। या फिर ये जो ऊपर वाले वो भी नीचे आ सकते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा आपका? मतलब ऊपर वाले तो नीचे नहीं आएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी तो हाई है, लेकिन ये छूट के यहाँ जरूर आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अपना कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेटल में ये 2 केस पॉसिबल है। सो देयर इज ए वैकेंसी इन वैलेंस बैंड नाउ, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू हायर एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इटसेल्फ एंड मेकिंग कंडक्शन। यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब उनको खाली जगह दिखती। अगर उसमें देखा जाए तो ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उठ के कहाँ चल जाएंगे? यहाँ पे। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चल जाएंगे? यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा वैलेंस बैंड है, ठीक है, और इसके ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, वो तो बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाली जगह मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे और अपना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, मतलब कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये केस भी किस में पाया जाता है? मेटल्स में पाया जाता है, ठीक है।
तो अगेन मैंने बताया इंसुलेटर में जो है वो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ई सी यानी कि एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन, ई जी सॉरी ई वी यानी कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो गैप है अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर, अब प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो अपन ने पढ़ा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो उसके आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक एटम के पास में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, जैसे एक ही एटम है इसके आजू बाजू में 1 2 3 4 ऐसे होता है। कोई भी जैसे ये है इसके आजू बाजू में 1 2 3 4 ऐसे 4 एटम्स रहते हैं चारों के आजू बाजू में। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथ 4 नेबर्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब जैसे सपोज इसमें एक ही बीच वाला मैं इलेक्ट्रॉन मान के चलता हूँ, ये एटम है। ठीक है। तो क्या करता है ये, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक। अब ये क्या करता है, जो आजू बाजू वाले 4 हैं उनके साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। जैसे ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता 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 है। तो अब मैं इसका देखूँ तो क्या होगा, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से इसका देखूँ तो भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका देखूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका देखूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से सब अपना अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है। और क्या बन जाते हैं, स्टेबल। नाउ अगर इनमें से एक भी एटम, सपोज यहाँ से कोई भाई 0 केल्विन पर तो ये पूरे अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड सब कंप्लीट था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथ 4 नेबर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो ये सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, ये टूट के बाहर आ गया। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाता है तो भाई पहले तो ये एटम क्या था, न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल था तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होना चाहिए। पहले क्या था, न्यूट्रल था ये, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर आ गया तो ये यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं होल। होल का मतलब सीधा हो गया एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैसा ट्रीट होगा, एकदम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो आगे से जब भी मैं वो होल बोलूँ इस चैप्टर में तो आपको ये कंसीडर करना है कि वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल। ठीक है। तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। होल बोल तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोल तो नेगेटिव चार्ज, बस, और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं इस बारे में। ठीक है। नाउ तो अपन को 2 चीज़ मिल गई यहाँ से, एक तो मिल गया होल। ठीक है। एक मिल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया और होल मिल गया, मतलब नेगेटिव चार्ज मिल गया और पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ठीक है। दिस वैकेंसी विथ इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड होल। तो ये जो वैकेंसी है इसको क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है, जिसको इफेक्टिव मतलब पॉजिटिव चार्ज अपन मान रहे हैं। ठीक है। तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 होल निकले। सपोज ये तीसरा निकला तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 होल हुए। ठीक है। तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर या इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, अपना कंडक्शन करता है। सो आई इज इलेक्ट्रॉन करंट, तो इसमें जो करंट बहता है वो इलेक्ट्रॉन करंट, एंड आई एच इज होल करंट। तो इसमें टोटल करंट क्या होगा, भाई मेरे पास इसमें होल्स भी हो रहे हैं तैयार और इलेक्ट्रॉन भी तैयार हो रहे हैं, तो जो टोटल करंट होगा वो 2 के कारण होगा, होल मूवमेंट के कारण भी होगा और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण भी होगा। ठीक है। सो दिस इज द टोटल करंट, याद रखना इसको। ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है कि रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। भाई सपोज 5 इलेक्ट्रॉन बने और 5 होल बने तो क्या होगा, थोड़े टाइम में जैसे ये होल है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, थोड़े टाइम में बहुत तेज़ गति से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आके वापस इसको टकरा जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन आके वापस इसमें टकरा जाए। ठीक है। तो टकराएंगे तो क्या होगा, होल को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मतलब ये शांति हो जाएगी, दोनों खत्म हो जाएंगे एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जनरेशन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने के उतने क्या हो रहे हैं, वापस कंबाइन भी हो रहे हैं। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 10 होल बन गए थे, अब 11वां इलेक्ट्रॉन जैसे निकल रहा है वैसे वैसे जो एक वो है वो कंबाइन हो जा रहा है, मतलब नेट इफेक्टिव 10 ही रह रहे हैं। ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानी जाती है। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन समझ गए ना, रिकम्बाइन होना, भाई इलेक्ट्रॉन निकला तभी तो होल बना ना, अभी वापस कंबाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मर जाएंगे। ठीक है। मतलब उसमें शामिल हो जाएगा।
सो रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ होल। इलेक्ट्रॉन जब होल से कोलाइड होता है तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर है 0 केल्विन। ऑब्वियसली 0 केल्विन पे क्या होगा, ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। ठीक है। 0 केल्विन पे क्या होगा भाई, जब टेम्परेचर एकदम 0 रहता है तब क्या होगा, बिल्कुल थर्मल एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना होल बनेगा। ठीक है। It is thermal energy at high temperature with excite electron and create hole and electron charge carrier। ठीक है। इसके बाद आता है अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मैंने बोला था, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, मतलब इसमें ओनली सिलिकॉन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी इंट्रिंसिक मतलब होता है इम्प्योर, मतलब उसमें सिलिकॉन में कुछ इम्प्योरिटी अपन डालने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या दिक्कत थी कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो कंडक्टिविटी है रूम टेम्परेचर, ड्यू टू विच नो डिवाइस कैन बी डेवलप्ड। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉब्लम थी, ये तो एक तरीके से सिलिकन ही है और कुछ नहीं है, तो खाली सिलिकन से तो हम कोई डिवाइस बना नहीं सकते, क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत कम है, जो मतलब इसका मतलब कि कैरियर कम है, कैरियर कम है तो क्या होगा, अपना करंट जो है वो अच्छा सा नहीं होता, कंडक्टिविटी लो होती है, इसलिए कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते। दूसरा ये कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ही होगा, 0 केल्विन पे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए इसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया, कुछ इम्प्योरिटी ऐड की। ठीक है। तो उसको जब इंट्रिंसिक में अपन इम्प्योरिटी डालेंगे तो अपने क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। ठीक है। टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, SC मतलब सेमीकंडक्टर, वी ऐड इम्प्योरिटी इनटू इट। ठीक है। When a small amount of suitable impurity is added to the pure semiconductor, the conductivity of semiconductor is increased manifold. Such material are called extrinsic semiconductor। जब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई सूटेबल इम्प्योरिटी डाली जाती है जिसके कारण कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, या डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो डोप्ड क्या होता है, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। तो डोपिंग क्या हो गया, द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के एडिशन करना, डिज़ायरेबल मतलब जो सूटेबल हो इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, एंड इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड डोपेंट्स, और जिसकी डोपिंग करते हैं उसको बोला जाता है डोपेंट। ठीक है। तो समझ गए, डोपेंट जो एटम होते हैं वो, डोपिंग जो ऐड करने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है, जानबूझ के ऐड करने की प्रोसेस जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है, एंड डोप्ड मतलब कि जिसमें ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है। ठीक है। नाउ the dopant atom must be such that it does not distort the original pure सेमीकंडक्टर लेटिस। अब भाई सिलिकॉन का सपोज एटम का साइज ये है। ठीक है। अब आपको जो डोपेंट डाल रहे हो वो इसके सिमिलर साइज़ का डालना पड़ेगा। अगर आप इतना बड़ा डोपेंट डाल दोगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को एटम को फाड़ के पूरा इसका क्रिस्टल का सत्यानाश कर देगा। ठीक है। इसलिए जो भी डोपेंट एटम मतलब जो भी आप इम्प्योरिटी डाल रहे हो उसका जो एटम साइज है दैट मस्ट बी सेम टू दी प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर के बराबर होना चाहिए। हैंस साइज ऑफ द डोपेंट एटम एंड सेमीकंडक्टर एटम शुड बी नियरली सेम, साइज सेम होना चाहिए। ठीक है। तो अगर साइज सेम होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आजू बाजू वाले ढूंढने पड़ेंगे, पड़ोसियों का साइज बराबर होता है। टू टाइप ऑफ डोपेंट ऑफ सिलिकॉन फॉर टेट्रावैलेंट। अगर टेट्रावैलेंट अगर है, सिलिकॉन अपना टेट्रावैलेंट है, तो इसके लिए 2 टाइप पॉसिबल है। टेट्रावैलेंट मतलब इसमें 4 वैकेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो 3 वाला ले लेंगे, एक 5 वाला ले लेंगे। जो 5 वाला होता है वो होता है पेंटावैलेंट, 3 वाला होता है वो है ट्राइवैलेंट। ठीक है। सो ये इसके एग्जाम्पल है, मतलब आर्सेनिक, ये फॉस्फोरस, इंडियम, बेरिलियम, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है। सो ये बेसिकली 4th ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, 3rd ग्रुप और 5th ग्रुप। मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाएंगे तो एक 3rd ग्रुप है, 4th ग्रुप है, 5th ग्रुप है। तो जो पास वाले ग्रुप होते हैं उनकी साइज जो नियरली सेम होती है। तो हमारे पास सिलिकॉन है 4th ग्रुप में, तो मैं इधर ये ले सकता हूँ, इधर ये ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इनकी साइज़ बराबर होगी। बाकी मैं दूर दूर तो लेने जाऊँगा, जैसे 6ठे 7वें 8वें लेंगे, साइज़ बराबर नहीं होगी, इसलिए ये वाला अपना एग्जाम्पल फेल हो जाएगा। ठीक है। सो नियरली सेम साइज ऑफ नेबर ग्रुप, जो नेबर है उनकी साइज़ क्या होगी, सेम होगी। इसलिए अपन 5th ग्रुप और 3rd ग्रुप ले रहे हैं। 5th ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3rd ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। तो जो अगर मैं 5th ग्रुप डालूँ, मतलब जो पेंटावैलेंट वैकेंसी डालूँ, पेंटावैलेंट डोपिंग करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है
तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अपन इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर मैं 3 वाला डालता तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम ही है, 5 से कम है, ठीक है, तो अपन उसको बोलते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नाउ ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन डोप्ड विथ पेंटावेलेंट डोपेंट, ठीक है। तो कौन से एन टाइप में क्या होता है, मतलब आप समझ गए ना, पहले इंट्रिंसिक पढ़ा था, फिर एक्सटेंसिक पढ़ रहा है। एक्सटेंसिक में 2 टाइप है, एन टाइप पी टाइप, ठीक है। तो एन टाइप मतलब जिसमें पेंटावेलेंट डोपिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ डोपेंट फॉर्म बॉन्ड विथ सिलिकॉन। डोपेंट के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड हो जाएंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन खुला है, ठीक है। 5th इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीकली बाउंड टू द पेरेंट डोपेंट एटम एंड इट्स रिक्वायर वेरी स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है उसको मुक्त होने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ओनली 0.01 जर्मेनियम के लिए, ठीक है, और 0.05 सिलिकॉन के लिए एक्सट्रिंसिक में। और इंट्रिंसिक मतलब जब एक्चुअल इलेक्ट्रॉन बंदा होता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, 0.72 और 1.1, ठीक है, इसके मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? फ्री होता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट डोपिंग इज डोनेटिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 के साथ तो बॉन्डिंग होगी भाई, इसी तरीके से होता है ना, ये सिलिकॉन है, ये सॉरी सपोज इसको डोपेंट समझ लो, ये +5 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको आसपास वालों को देके डोपिंग कर लिया, जैसे सिलिकॉन में कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री में बच गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इससे बहुत वीकली बाउंड रहता है, और इसको ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सिलिकॉन की बात करें तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इसको मुक्त कराने के लिए। तो ये इसका समझ लो कि लगभग इसको रूम टेम्परेचर पर तो ये मुक्त हो ही जाता है, ठीक है। तो मेरे को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए इसको बोला जाता है डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोला जाता है? डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय डोपेंट इज स्ट्रांगली डिपेंड अपॉन डोपिंग लेवल। डोपिंग लेवल मतलब जितना ज़्यादा आपने डोपेंट डाला है, इम्प्योरिटी कितनी ज़्यादा डाली है, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा डोपेंट डालोगे, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी डालोगे, उतने ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन द एम्बिएंट टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या ही फर्क पड़ेगा जब अंदर माल ही नहीं है तो, ठीक है। तो जितना आप माल डालोगे, इम्प्योरिटी डालोगे, उतने ज़्यादा ये 5th इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेटेड बाय सिलिकॉन इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल जनरेटेड बाय सिलिकॉन, ये तो किसकी बात हो रही है? इंट्रिंसिक की। भाई ये पहले क्या है? सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन इंट्रिंसिक की तरफ बिहेव करेगा, अब उसमें इम्प्योरिटी डाली है तो ये 5th इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ठीक है। तो अपने पास 3 चीज़ें हो गई, जो इंट्रिंसिक में क्या था? होल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? वापस एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब जो पहले था वो तो है ही, अभी एक और 5th इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल गया। तो मेरे को अगर होल्स और ये बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मतलब ये तो इंट्रिंसिक वाली बात फॉलो कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन एनी इलेक्ट्रॉन बाय डोनर एंड इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इंट्रिंसिकली, जो पहले जनरेट हो रहे थे पहले प्रोसेस में, इंट्रिंसिक में बताया था ना कि जनरेट होते हैं, बस वो तो आने वाले हैं ही। टोटल होल कौन से हैं? ओनली जनरेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है। होल कैसे जनरेट हो रहे हैं? जो इंट्रिंसिक में बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाता है तो यहाँ पे होल बन जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। सो वो तो हो ही रहा है प्रोसेस, उसके अलावा मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 बार हो गए, ठीक है। एक तो इंट्रिंसिकली जनरेटेड और एक डोनर, और होल तो खाली पहले जैसे जनरेट हो रहे थे वैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रॉन आर मोर हेयर सो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल इंक्रीज हेयर, होल्स विल रिड्यूस फर्दर। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो होल कम है, तो जितना ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज़्यादा इनके टकराने की संभावना रहेगी और रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी। माइनॉरिटी किसकी होगी? होल्स की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे मैं बार बार रिपीट करूँगा तो इसको आप याद रखना। एन टाइप मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, माइनॉरिटी मतलब होल्स ऑटोमेटिकली क्या है? कम है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, हियर इट इज़ नोन एज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये मैंने याद करने के लिए लिखा है, एन फॉर नेगेटिव, ये लिख के मत आना, ठीक है ना। सेकेंड टाइप होता है पी टाइप। पहले अपन ने 5वां ग्रुप मिलाया, मतलब पेंटावेलेंट, अब अपन ट्राइवेलेंट मिलाएंगे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो डोपेंट एटम होता है वो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी। तो ये बेसिकली वो क्या देता था? इलेक्ट्रॉन देता था, ये होल देता है, इसको होल डोनर बोलते हैं, मतलब होल डोनर बोल सकते हैं, लेकिन होल डोनर कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एक्सेप्टर,
ठीक है, उसको बोलते हैं डोनर एटम, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, क्योंकि वहाँ पे होल दे दिया तो ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा तो इसमें आ सकता है, मतलब किसी दूसरे एटम का। ठीक है, सो व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट, इसको बोलते हैं पी टाइप, मतलब पॉजिटिव। होल आ गया मतलब पॉजिटिव आ गया, होल इज पॉजिटिव, मैंने आपको बताया। 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ डोपेंट विल फॉर्म द बॉन्ड विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम, बट द फोर्थ बॉन्ड विल नॉट हैव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोपेंट। डोपेंट के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फोर्थ बॉन्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा। ड्यू टू विच देयर विल बी एन वैकेंसी, दैट इज होल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है, होल। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबर एटम मे जंप to this hole and create a hole at their place. This hole this is how hole makes conduction and movement। मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे होल है, अब कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इस एटम का, ये इस एटम का। ठीक है, तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये फर गया, अब यहाँ पे होल आ गया, तो होल अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से होल क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं पहले ये बताता हूँ, उसके बाद फोटो बताता हूँ। 10 होल इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन, होल किस लिए अवेलेबल है, कंडक्शन है। अब इसमें क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएंगे, ओनली इंटेंसिकली जनरेटेड बाय सिलिकॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, होल की, क्योंकि होल अपने पास एक्स्ट्रा है। होल फ्रॉम डोपेंट भी है और होल फ्रॉम इंटेंसिक भी है, समझ रहे हो ना। तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो भाई पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में होल मेजोरिटी में होते हैं। एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं। ये बात आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव याद रखने के लिए। हियर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस विल रिड्यूस ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिकम्बाइन कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन की रेट बहुत कम हो जाती है। द डोपेंट एड लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर ऑफ वन टाइम विच बिकम्स मेजोरिटी indirectly have to reduce the intrinsic condition of minority carrier। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे पी टाइप वगैरह में क्या होता है, द डोपेंट एट लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर ऑफ वन टाइप। डोपेंट जैसे क्या होगा, सपोज एन टाइप की बात करते हैं, तो एन टाइप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली हेल्प टू रिड्यूस द इंट्रिंसिक कंसनट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, मतलब तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो होल घट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेंगे। और अगर आपने होल ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन मतलब रिकम्बाइन होकर वैसे भी घट ही जाने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ एनर्जी बैंड ऑफ सेमी कंडक्टर अफेक्टेड बाय डोपिंग। डोपिंग के बाद में ये एनर्जी बैंड पे क्या क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, सो इसका एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, जो बुक में है, ये देखो। ठीक है, ये इंट्रिंसिक का है, ये इंट्रिंसिक का, जैसे सब सही सही है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, होल आ गया। ठीक है, सो अगेन अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आ गया, तो इधर का होल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सट्रिंसिक की बात करें तो देखो चारों बॉन्ड बढ़िया बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पी टाइप की बात की जाए तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड बना लिया, एक होल बच गया। ठीक है, मतलब यहाँ के लिए होल है ही नहीं, मतलब यहाँ पे के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है, बाकी सबके पास 4 है। ठीक है, तो ये होल बच गया, तो ये होल मूवमेंट करता है, ये देखो ऐसे होल बचता है, तो इसको पी टाइप बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। देखो जल्दी से ख़त्म करते हैं। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। So the donor energy level ED, dopants E, is slightly below the bottom conduction of EC of the conduction band। तो जो डोपेंट जो होते हैं उनके जो मतलब एन टाइप में क्या होता है, जो डोपेंट इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, कंडक्शन लेवल से कम होती है, ताकि वो आराम से कंडक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसकी 0.1 कम होती है, इसका ध्यान रखना। डोनर इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड विथ स्मॉल एनर्जी, मतलब मैंने बताया था ना कि बहुत लूजली बाउंड रहते हैं, तो 0.01 इलेक्ट्रॉन के साथ ही इधर मूव करने लग जाते हैं, तो क्या होगा, मेरा कंडक्शन बहुत आसान हो जाएगा। पहले कंडक्शन यहाँ से यहाँ होता था, लेकिन अभी यहाँ से यहाँ हो रहा है, क्योंकि बहुत आसान हो रहा है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो 5th इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एन टाइप में कौन सा होगा, 5th इलेक्ट्रॉन, तो 5th इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होता है, उसको केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए होता है, तो वो कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत बार बनाने के लिए आता है, आप ध्यान रखिएगा। At room temperature, most of the electron from donor gets into the conduction band and very few from silicon atom valence band। ठीक है, सो रूम टेम्परेचर पे जो है वो मोस्ट ऑफ दी डोनर एटम है वो यहाँ पे जाते हैं, वैलेंस वाले बहुत ही कम जा पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो गैप है वो बहुत कम होता है। पी टाइप में क्या है,
द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होल ई ए इज स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द ई वी, ठीक है, ये ई सी है, ये ई वी है, तो इसमें क्या होता है होल, ये बेसिकली होल का है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा होल का एनर्जी लेवल, जिसको ई ए बोला जा सकता है, एक्सेप्टर, ठीक है, तो यहाँ पे होल आ जाएंगे, तो मतलब नीचे से जो है वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से इस होल में रिकम्बाइन हो जाएंगे, इसके कारण क्या हो जाएगा मेरा करंट फ्लो होने लगेगा। विथ वेरी स्मॉल एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन जंप इनटू द होल ऑफ द ई ए, मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और विथ वेरी स्मॉल एनर्जी होल फ्रॉम ई ए सिंक डाउन टू वैलेंस बैंड, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये होल कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन राइज अप एंड होल फॉल्स डाउन व्हेन दे गेट स्मॉल एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा अगर हीट मिलता है रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा जो है वो समझ गया ना आप लोग, नहीं समझे क्या? देखो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ठीक है, ये वैलेंस बैंड की एनर्जी है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ठीक है। तो जो अपना एन टाइप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की जो बात हो रही है वो बहुत ही कम पकड़ के साथ में बंधा होता है, तो उसका एनर्जी, उसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, वो कंडक्शन कर लेता है, तो उसका एनर्जी लेवल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको मैं किससे लिख रहा था, डोनर डी लिख देता हूँ, डी, ठीक है। तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, कितना है 0.01, ठीक है, 0.01 मिलते ही ये सीधा कंडक्शन में पहुँच जाएगा और क्या हो जाएगा कंडक्शन करने लगेगा, ये समझ गए, सिंपल है। दूसरा है आपका पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी लेवल होता है, किसका होता है, ई ए, ठीक है, एक्सेप्टर का, ठीक है, मतलब होल का एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे मतलब होल है, ठीक है। तो आपके जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम एनर्जी के साथ में यहाँ चलेंगे, क्योंकि उनको यहाँ से यहीं तो जाना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो क्योंकि वहाँ पे जगह है, होल की जगह है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जा सकता है आराम से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया तो मेरा क्या हो जाएगा कंडक्शन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली होल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर और होल नीचे आ जाएंगे, उसके कारण क्या हो जाएगा कंडक्शन ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी पहले मेरे को यहाँ से यहाँ जाना था, अभी मेरे को खाली यहाँ से यहीं जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी बैंड गैप आफ्टर डोपिंग। ये ईडी और ये कब पॉसिबल हुए, डोपिंग के कारण, पहले तो पूरा ये महासागर पार करना पड़ता था, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ दी होल्स इन वैलेंस बैंड इज ड्यू टू दी एक्सेप्टर एटम, ठीक है, ये तो बताया हुआ है। होल्स किसके कारण होते हैं, एक्सेप्टर एटम, मतलब डोपेंट, ट्राइवेलेंट। द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर इज थर्मल इक्विलिब्रियम, जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद कर लेना। सो ये है एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल, सो होल्स फ्रॉम ई ए गेट सिंक टू दी ई वी एंड होल्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे होल्स अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए ना, क्योंकि यहाँ पे होल्स थे ना, ये एक्सेप्टर एटम पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे होल्स बन गए, तो यहाँ से भी ये वाले इलेक्ट्रॉन नीचे वाले आएंगे, तो कंडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। सो एनर्जी बैंड गैप ई जी इज इक्वल टू 5.4, कार्बन में जो है इतना ज़्यादा है, इसलिए ये इंसुलेटर होता है, ये कम है, इसलिए क्या होता है ये मतलब इसमें थोड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बेसिकली देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ज़्यादा है पहला वाला, तो इंसुलेटर, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो सेमीकंडक्टर ये जीरो है, मतलब एकदम ही जीरो है, तो क्या होगा ये मेटल है, ठीक है। अब बोलते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन के मतलब क्या हो गया, मतलब एक साइड पी होगा, एक साइड एन होगा, ठीक है, मतलब एक साइड होल्स होंगे, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, डायोड और ट्रांजिस्टर और डायोड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन का। ये कैसे बनता है, एक सिलिकॉन का वेफर लेते हैं, ठीक है, और एक पार्ट में पी टाइप डालते हैं, एक टाइप में एन टाइप डालते हैं, ठीक है। अ सिलिकॉन वेफर विथ हाफ पार्ट एज पी टाइप एंड अनदर हाफ एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन, ठीक है। जंक्शन है मतलब दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पे। नाउ डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे जोड़ूंगा किसी दो चीज़ों को, तो यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्या होगा आप भी सोचो, इलेक्ट्रॉन उठ के इधर कूदने लगेंगे, ठीक है, कूदने लगेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूज़ हो रहा है, मतलब एक बॉम्ब डिफ्यूज़ कैसे होता है, जब होल में गिर जाएगा मतलब डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा हूँ ना। तो इलेक्ट्रॉन होल में जा रहा है, मतलब क्या होगा, डिफ्यूज़न हो रहा है, तो करंट मेरा किधर पैदा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो डिफ्यूजन करंट किधर होगा, इधर, डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो ये मेरा क्या आ गया, डिफ्यूजन करंट आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हो तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी।
वो लेयर क्या करेगी, अब इस लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो पहले तो मेरा क्या था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने से रोकेगा, इलेक्ट्रॉन जो एन के यहाँ जा रहे हैं ना उसको रोकेगा, और ये क्या करेगा, उल्टा काम कर देगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनको खींच के इधर लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, सपोज ई मान लेते हैं इसको, या फिर वी नॉट मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो इसके कारण जो करंट पैदा होगा, ठीक है, जो कि इस तरफ होगा, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट। समझ गए ड्रिफ्ट करंट क्यों होता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो ये देखो डायग्राम, इस टाइप का पी और एन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट किधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, डिफ्यूजन करंट। देखो फिर जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन गया, इधर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये तो ड्रैग करके खींचेगा, ठीक है। तो इसके खींचने के कारण जो करंट पैदा होगा उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से अपोजिट होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट करंट होगा, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन करंट इधर होता है, ड्रिफ्ट करंट इधर होता है, ये समझ गए। और ये जो रीजन बनता है पॉजिटिव नेगेटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव में क्या है, होल है, नेगेटिव में क्या है, इलेक्ट्रॉन घुस गया है। तो मतलब ये इतने स्ट्रांगली सब बैठ गए हैं कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन बचा है ना होल बचा है, कुछ भी मतलब मूवमेंट करने जैसा नहीं बचा है। मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से घुस के इधर नहीं आ सकते, क्योंकि ये बेसिकली होल भी नहीं है, ये एक्सेप्टर हो गए, मतलब समझ रहे हो ना। इसमें अभी ऐसे एटम हो गए जिनका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम है इन एटम से, ठीक है। तो इस रीजन में इसको बोला जाता है डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो ये इन डिप्लीशन रीजन में कोई भी कंडक्टर बचा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है अपने आप में, एक जैसे ई मैंने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बोला था, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल किधर था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अब पोटेंशियल किधर बन गया, इधर। ये सपोज वी था, ये वी नॉट था, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, और करंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो देखो अभी इसको पढ़ते हैं, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी माइनॉरिटी याद है ना, मेजोरिटी एन, मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होते हैं, पी टाइप में होल्स मेजोरिटी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी इन एन टाइप, होल मेजोरिटी इन पी टाइप। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, सिंपल। होल्स मूव फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, मतलब बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है। नाउ दिस डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट, अभी बताया। अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर को पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन इज फॉर्म्ड ऑन एन साइड ड्यू टू इमोबाइल आयोनाइज डोनर एटम। ये डोनर है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वो इमोबाइल है, अब वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ऐसे एटम हो गए कि इनसे भी और इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा कैसे निकालोगे, दूसरा निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये इमोबाइल आयोनाइज डोनर एटम है, डोनर, ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन टू पी साइड इनका इलेक्ट्रॉन चला गया है। नाउ अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन इज फॉर्म्ड ऑन द पी साइड ड्यू टू इमोबाइल आयोनाइज एक्सेप्टर, ठीक है, नेगेटिव मतलब एक्सेप्टर एटम आफ्टर होल डिफ्यूजन टू एन साइड, ठीक है। मतलब समझ गया ना, एक तरफ पॉजिटिव बन गया, एक तरफ नेगेटिव बन गया। दिस स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर इज नोन एज डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो लेयर है, इस पूरी लेयर को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्जेस, नो फ्री चार्ज इन दिस रीजन, ठीक है। इस रीजन को डिप्लीटेड इसलिए बोला जाता है, डिप्लीटेड लेयर, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी तरीके का कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन या होल निकालना पॉसिबल नहीं है, ये पूरा डिप्लीट हो चुका है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होल थे सब गायब हो गए, सब मतलब चले गए हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इसमें भी बचा नहीं है। नाउ ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन पी साइड, मतलब ये जो रीजन इसकी बात हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एन टाइप टू पी टाइप, जो मैंने बताया अभी ड्रिफ्ट। ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड मूव्स टू द एन साइड, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। मूव्स टू एन साइड, होल्स मूव फ्रॉम, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट होल जाएगा। होल्स मूव फ्रॉम एन साइड, होल्स फ्रॉम एन साइड मूव्स टू पी साइड, ठीक है। The motion of the charge carrier due to this electric field is called drift, and thus drift current, which is opposite to the direction of the diffraction
डिफ्यूजन करंट फ्लोज, ठीक है। सो डिफ्यूजन करंट के अपोजिट कौन सा करंट फ्लो होगा अपना, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, समझ गया ना। सबसे पहले कौन सा करंट आएगा, डिफ्यूजन करंट आएगा, उसके बाद डिफ्यूजन होगा, उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव का लेयर बनेगा, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तब जाके जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर डालेगा, ठीक है। तब कौन सा करंट पैदा होगा, डिफ्यूजन करंट, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ये देखो, ठीक है। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज हाई एंड जो ड्रिफ्ट करंट है वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि लेयर बनी नहीं होती है। डिप्लीशन लेयर जैसे जैसे बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट बहुत बार पूछा जाता है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट हो जाएंगे बराबर, एंड नो नेट करंट इन जंक्शन, मैंने बताया था ना कि इसमें क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ड्यू टू द डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन ऑन p side, hole on n side, a potential is developed which tend to prevent the movement of electron from n side into the p side. This potential is called barrier potential. अब ये क्या है, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, और ये ऐसे एक वी नॉट पोटेंशियल बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल बनाता है वी नॉट, और इसी को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये एक तरीके का बैरियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या होना था, यहाँ से यहाँ आना था लेकिन ये आने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ये एन से पी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको रोक रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन इनटू द पी रीजन, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। सो ये बैरियर पोटेंशियल कुछ इस तरीके से होता है, ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। सो आप इसका ध्यान रखिएगा। सो लो पोटेंशियल नेगेटिव साइड, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी नॉट इज बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन के रीजन के कारण कौन सा पोटेंशियल बनता है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब आगे आता है अपना सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड क्या होता है, बस कुछ नहीं है, पीएन जंक्शन है, उसके दोनों तरफ मेटल की प्लेट लगा दी है ताकि अपन उसको क्या दे सकें, बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इसको बोला जाता है डायोड। अ पीएन जंक्शन विथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइडेड एट द एंड पे कौन से कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए गए, मेटेलिक कॉन्टैक्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने के लिए, इसको बोला जाता है डायोड। ये डिप्लीशन रीजन है, ये आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, सॉरी ये एन साइड हो गया, ये पी साइड हो गया, एंड डिप्लीशन रीजन आ गया, और इसको इस तरीके से दिखाते हैं ऐसा तीर, ठीक है, ये पी ये एन, ठीक है। तो करंट बेसिकली पी से एन की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बेसिकली ये दिखाता है, ठीक है। एरो सोर्स या एरो इंडिकेट्स कन्वेंशन करंट फॉरवर्ड बायस, ठीक है। वी नॉट इज बैरियर पोटेंशियल कैन बी अल्टर्ड बाय एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है। एक्सटर्नल वोल्टेज को अपन कम ज़्यादा करके ये बैरियर पोटेंशियल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, इसको भी आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अगर मैं इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूँ और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दूँ तो इसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड बायस, मतलब पी मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो कैसा हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो गया, बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था, देखो अभी तक ये हो रहा था कि मेरा क्या है, यहाँ पे एक वी नॉट इस तरह का पोटेंशियल डेवलप हो गया था, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनकी भी ताकत बची नहीं थी कि वो इसको क्रॉस करके इधर पहुँच पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा बैरियर बीच में आ गया था, ठीक है। वी नॉट इज बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और पोटेंशियल दे रहा हूँ, और पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको मैं नेगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से जो है और इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं और इसको पुश कर रहा हूँ तो क्या होगा आपका, मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर की तरफ मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये जो वी नॉट है ना इसके अपोजिट काम कर रहा हूँ। वी नॉट क्या बोल रहा है, वी नॉट ऐसे बोल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ, इधर से इधर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं मैं तो खींच के लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वेट है वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से अपोजिट काम कर रहे हैं ना भाई, वी नॉट मेरा इधर था और मैं ये एन टाइप, ये पी टाइप, तो पी से इधर होल जाएगा, तो मेरा जो वी पोटेंशियल है जो सेमीकंडक्टर के कारण है, मतलब जंक्शन के कारण है, वो इधर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैंने अभी वी पोटेंशियल को और स्ट्रॉन्ग कर दिया बाहर से देके, ठीक है। तो ये वी क्या करेगा, इसको काट देगा, ठीक है। तो इसका जो नेट पोटेंशियल बचा वो क्या बचेगा, वी माइनस वी नॉट, तो ये वी नॉट कम हो गया, मतलब ये जो वी नॉट है वो कम हो जाएगा किससे, वी से, वी नॉट माइनस वी, ठीक है। कम हो जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो आसानी से मूव करेगा और करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसकी जो वेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस, क्या बोला जाता है इसको, फॉरवर्ड बायस। सो पी साइड किस में होगी, पॉजिटिव में, एन साइड नेगेटिव में, ठीक है। इन डिप्लीशन रीजन देयर इज नो फ्री
चार्ज, सो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। डिप्लेशन रीजन में फ्री चार्ज नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत हाई होता है, हैंस पोटेंशियल ड्रॉप्स। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज वी इज अपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट में वी पोटेंशियल लगा रहा हूँ। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैरियर पोटेंशियल की हाइट क्या हो जाएगी, वो भी वी नॉट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी हो जाएगा। द इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज अंडर फॉरवर्ड बायस इज दिस। ठीक है, तो क्या होगा, अगर अप्लाइड वोल्टेज कम है और ये ज़्यादा है तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर अप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है इससे तो क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये जो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। सो विथ बैटरी विथ लो वोल्टेज विथ हाई वोल्टेज। ठीक है, जैसे जैसे हाई वोल्टेज हो जाएगा वैसे वैसे बैरियर बढ़ जाएगा, मतलब करंट जो है वो बैरियर मतलब कम हो जाएगा। ये हाइट कम हो रही है ना बैरियर की, वी नोट इज बैरियर हाइट। ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, तो इसमें क्या होगा, अप्लाइड करने से क्या होगा भाई, ये पी साइड है ये एन साइड है, जैसे मैंने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स, ये मेजोरिटी थी, पी की साइड आ रहे हैं मतलब माइनॉरिटी की साइड आ रहे हैं। किसी साइड आ रहे हैं, माइनॉरिटी की साइड आ रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड टूवर्ड्स माइनॉरिटी, एंड इनके जस्ट अपोजिट क्या होगा, होल्स मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये तो कहने की बात ही नहीं है, टूवर्ड्स माइनॉरिटी। सो दिस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। क्या बोला जाता है इसको, फॉरवर्ड बायस को क्या बोला जाता है, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये क्या करता है, माइनॉरिटी कैरियर को इंजेक्ट करता है, खींच के लाता है। ठीक है, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू पी साइड जंक्शन टू अदर एंड, एंड इंजेक्टेड होल डिफ्यूज इन, तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर डिफ्यूज होंगे, होल्स इधर आएंगे तो इधर डिफ्यूज होंगे। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू द करंट, ये जो करंट को जो उसको राइज देता है, मतलब करंट बढ़ता है। द टोटल डायोड फॉरवर्ड करंट जो होता है वो किसका सम होता है, होल डिफ्यूजन करंट प्लस कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन, मतलब होल डिफ्यूजन करंट प्लस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, एंड ये मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होता है, पी साइड को करते हैं नेगेटिव और एन साइड को करते हैं पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, देखो ये मेरा ये पी साइड था, ये एन साइड था। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं अगर इसको नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ, तब क्या होगा, मेरा पोटेंशियल ये वी नॉट था और ये भी नेगेटिव पॉइंट मतलब ये भी इधर वी है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसकी ताकत को वी नॉट प्लस वी कर रहा हूँ, इसकी ताकत को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये और बढ़ जाएगा, इसकी वेट बढ़ जाएगी और करंट का बहना और मुश्किल हो जाएगा, करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, किसके, माइक्रो एम्पियर्स का हो जाएगा एकदम। ठीक है, सो अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, डायरेक्शन ऑफ वी एंड वी नॉट इज सेम, सो डिप्लेशन रीजन विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। सो इफेक्टिव बैरियर हाइट कितनी हो जाएगी भी, वी नॉट प्लस वी, बैरियर हाइट ज़्यादा हो जाएगी, मतलब रोकने की जो रोकने वाला बैरियर है ना, दीवार, वो बढ़ जाएगी। डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज इनॉर्मसली, डिफ्यूजन करंट तो एकदम डिक्रीज हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ वी एंड वी नॉट इज सच दैट इट विल पुश इलेक्ट्रॉन इन पी साइड टू एन साइड। अब इसका इस कारण है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ धकेलेगा, पी साइड की तरफ तक, एन साइड की तरफ धकेलेगा। तो एन साइड तो ऑलरेडी मेजोरिटी कैरियर है, तो इसको बोला जाता है क्या, मेजोरिटी। क्या देखो बोलता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सच दैट इलेक्ट्रॉन it will push electron in p side and p side to n side and hole from n side to p side towards its majority zone. This gives rise to a drift current of order of माइक्रो एम्पियर। ठीक है, बहुत ही छोटा करंट होगा जिसको माइक्रो एम्पियर बोला जाता है। सो मैग्नीट्यूड इज लो बिकॉज मोशन ऑफ कैरियर इज फ्रॉम देयर माइनॉरिटी साइड टू मेजोरिटी साइड, मतलब होना क्या चाहिए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में जाए, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है एन साइड में, लेकिन फिर भी ये इधर भेज रहे हैं। ठीक, तो माइनॉरिटी मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन ही कम है ना इस साइड में, तो इसलिए करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दिस ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो देयर इन फॉरवर्ड बायस बट इट इज़ नेग्लिजिबल, ये तो फॉरवर्ड बायस में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। द डायोड रिवर्स करंट इज़ नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वी नॉट है वो ज़्यादा हो चुका है, उसके कारण ऑलरेडी करंट फ्लो नहीं होता। अब आप उसमें वी ऐड कर दोगे तो वैसे ही करंट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इवन अब स्मॉल वी इज सफिशिएंट टू स्वीप माइनॉरिटी कैरियर, छोटा सा भी वी जो है वो यहाँ से इसको धक्का देके इधर निकालेगा थोड़ा थोड़ा को, एज वी एंड वी नोट आर सेम डायरेक्शन। आई इज डिक्रीज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज लो। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है करंट कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप पी साइड से उठा के एन साइड में डाल रहे हो, पी साइड में तो आपके इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, इसलिए करंट कम है, नॉट ड्यू टू दी वी।
वी के कारण नहीं, पोटेंशियल के कारण नहीं, ठीक है। सो डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं आई थिंक, यस। द करंट अंडर रिवर्स बायस इज इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू अ क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। सो रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होता है जब तक कि क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नहीं आ जाता, और उसको बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब ये देखो ये डिजाइन, तो जैसे जैसे वोल्टेज कम करोगे तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा भाई, यहाँ तक तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं था, जितने करंट इलेक्ट्रॉन जाने थे उतने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, पूरा आपका सेमीकंडक्टर जल जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन तहस नहस हो जाएंगे, मतलब उखाड़ के लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, पी साइड से। तो इसलिए करंट जो है बहुत शार्पली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज, एकदम शार्पली शूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे, मतलब एकदम शार्पली नहीं है लेकिन थोड़ा ज़्यादा वो है, ठीक है। तो इसको बोला था ब्रेक डाउन वोल्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। इफ़ reverse current in reverse bias and forward current in forward bias exceed the rated current, then the diode get destroyed due to overheating। मैंने बोला ना अगर आप इतना ज़्यादा वोल्टेज लगा दोगे कि उसका जो करंट, जिसकी उसकी सहने की जो क्षमता है वहीं ख़त्म हो जाएगी सेमीकंडक्टर की, तो फाड़ के निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो पूरा जल जाएगा और आपका जो करंट है वो एकदम मैक्स कर देगा, जला देगा, मतलब पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। सो इन फॉरवर्ड बायस इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कर्व, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया कर्व, ठीक है। तो इन फॉरवर्ड बायस आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। भाई पहले तो नॉर्मल था, फिर सिग्निफिकेंटली ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। इवन फॉर वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड बायस वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिसके बाद सिग्निफिकेंटली बढ़ने लग रहा है उसको बोला जा रहा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या होगा, ये भी जलना प्रारंभ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या है, द करंट इज वेरी स्मॉल माइक्रो एम्पियर एंड ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट विथ चेंज इन बायस। करंट एकदम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड रिवर्स सेचुरेशन करंट। इस करंट को क्या बोला जाता है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज द करंट सडनली इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। जब जो रिवर्स बायस वोल्टेज जब हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है, और इस वोल्टेज को क्या बोला जाता है, रिवर्स बायस ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। PN जंक्शन डायोड अलाउज करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स एंड रेजिस्टेंस इज लो इन फॉरवर्ड बायस। दिस भाई इसमें क्या होता है, अपन ने क्या देखा कि ओनली फॉरवर्ड बायस में ही मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में तो माइक्रो एम्पियर का, मतलब बिल्कुल भी करंट लगभग फ्लो करता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते अपन क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायोड इज यूज टू रेक्टिफिकेशन ऑफ AC वोल्टेज। कैसे होता है वो भी देखेंगे। इससे पहले डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा I, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है देखो। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब क्या है, अपन क्या करेंगे, जो AC अपना आता है, ये अपना AC है, ठीक है। इसको पहले पॉजिटिव नेगेटिव है, पहले मैं उसको पॉजिटिव करूँगा, ठीक है, और उसके बाद इसका DC बनाऊंगा, मतलब एकदम स्ट्रेट बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन उसके बाद डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे ये करने में अपन को रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और इससे ये करने में इसको बोलते हैं फिल्टर, कि मैंने फिल्टर कर दिया, ठीक है। सो इफ़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब AC वोल्टेज is applied across a diode, the current flows only in that part of the cycle when diode is forwardized। अगर मैं AC करंट अप्लाई करता हूँ किसमें, किसी भी डायोड में, जैसे ये डायोड है इसमें मैं AC करंट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तभी काम करेगा जब ये ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, मतलब जब फॉरवर्ड बायस होगा तभी ये काम करेगा। अदरवाइज रिवर्स बायस में तो ये करंट जीरो देता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फॉरवर्ड बायस था वहाँ तो इसने करंट दिया, लेकिन जहाँ जहाँ रिवर्स बायस था वहाँ कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो ओनली ये रिपल दिया, ऊपर वाला रिपल, ठीक है। डायोड इन flows only in that part of the cycle when the diode is forward bias. This property is used to rectify alternating voltage and current, and the current used for this purpose is called, and the circuit used for this purpose is called rectifier। रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, तो रेक्टिफायर की डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब कि आप क्या करोगे, AC वोल्टेज को पास कराओगे एंड करंट फ्लो उसी पार्ट में होगा डायोड के जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा, तो इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है,
रेक्टिफाई होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये जो सर्किट है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर. If an AC voltage is applied across a diode in a series with load, pulsating voltage comes through load only when half cycle of AC kept diode in forward bias. मतलब हाफ जब होगा, जब फॉरवर्ड बायस में होगा तब उसका आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा. सो दिस इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफायर. इसको क्या बोला जाता है? हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि ये हाफ ही वेव दे रहा है. समझ गए ना? देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ट्रांसफार्मर होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव देता है. जैसे इसको पॉजिटिव मिलता है, अब हर बार एसी है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर अगले साइकिल में ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव. समझ गए ना? उल्टा सुल्टा होता रहेगा ये, क्योंकि उल्टा सुल्टा हो रहा है ना ये, इस तरीके से. तो जब जब पॉजिटिव रहेगा तब तो अपना एक रिपल दे देगा. अब अपन फुल, ये हाफ वेव हो गया, हाफ वेव मिली, फुल वेव तो मिली नहीं, आधी वेव तो इधर लटक गई. ठीक है, तो फुल वेव कब होती है? फुल वेव में मैं क्या यूज़ करता हूँ? दो रेक्टिफायर दो डायोड यूज़ करता हूँ. ठीक है, तो मैंने दो डायोड यूज़ कर दिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो भाई इसका आउटपुट आ गया. अगली बार में क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका आउटपुट आ गया. आउटपुट तो यहाँ पे मिल रहा है, तो पहली बार इस वाले का आउटपुट ये दे गया, इस वाले का आउटपुट ये दे गया. ठीक है, लेकिन आउटपुट कैसा देगा? पॉजिटिव ही देगा, एक ही डायरेक्शन में देगा. ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें फुल वेव भी रिपल प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा? इसका ये एक आउटपुट है, उसको कहाँ से लेना पड़ेगा? ये अपना क्या है? ट्रांसफार्मर है. ट्रांसफार्मर के सेंटर से टैप करना पड़ेगा इसको, इसलिए इसको बोला जाता है सेंटर टैप. टैप मतलब चिपक के रखना. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है इसमें. ठीक है, और इसको आगे बढ़ते हैं. देखो ये देखो डिफ्यूजन करंट, ये वो सब आप देख सकते हो. ये इसका जो वो है कैरेक्टरिस्टिक, जब ये कैरेक्टरिस्टिक का पूछे तो ये भी बना देना. ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पी, ये एन, तो ये फॉरवर्ड बायस. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, मतलब ये कैसा हो गया? रिवर्स बायस. ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस. तो ये सर्किट बना देना, ये ड्रॉ कर देना, और इसको एक्सप्लेन कर देना कि किस तरीके से थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ये शूट करता है, और ये कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट. लेकिन जब आप वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, एकदम शार्पली करंट में इनकेज होगा, उसको बोला जाता है रिवर्स बायस, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है. और उसके बाद जो है वो अपना सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, ये देखो ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है जो अपन ने अभी समझाया. ठीक है, ये है जो फुल वेव रेक्टिफायर है. ठीक है, पहले D1 D2, तो ये D1 का आउटपुट है, ये D2 का आउटपुट है, फिर D1 का, ये D2 का. ठीक है, पहले ये देगा, तब ये कुछ नहीं देगा, फिर ये कुछ नहीं देगा, ये देगा. समझ रहे हो ना? क्योंकि भाई दोनों में जा रहा है ना मेरा आउटपुट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस. एक बार ये प्लस, एक बार ये प्लस, एक बार ये प्लस, एक बार ये प्लस, तो मेरा पॉजिटिव साइन जो है वो दे रहा है. ठीक है ना? अब मुझे इसको क्या करना है? मेरे पास ये आ गया, इसको मुझे एकदम फ्लैट ऐसे एक ही डायरेक्शन में करना है. मतलब मुझे इसको, ये AC है, मुझे DC में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फ़िल्टर लगाना पड़ेगा. फ़िल्टर मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ. एक तो मेरे पास अगर कैपेसिटर लगाना है तो उसको मैं पैरेलल में लगाऊंगा. जैसे ये मेरा रेक्टिफायर है, इसके पैरेलल में मैंने क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगा दिया. या फिर मैं इसके सीरीज़ में लगा दूंगा इंडक्टर. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरेलल टू दी लोड वन कैन ऑल्सो यूज इंडक्टर इन सीरीज विथ RL. ठीक है, RL के जो है वो सीरीज में क्या लगाना है आपको? इंडक्टर लगाना है, तब भी आप ये काम कर सकते हो. ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस शेप हाफ साइनसॉइड दो यूनिट एक्सिस, इट इज नॉट स्टडी वैल्यूज टू गेट द स्टडी DC आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज. नॉर्मली योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट ऑफ द टर्मिनल पैरेलल. ठीक है, और इंडक्टर को भी सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है. मतलब कैपेसिटर को पैरेलल में, इंडक्टर को सीरीज में, दोनों एक ही काम करेंगे. ठीक है, सिंस दिस एडिशनल सर्किट अपियर टू फिल्टर आउट द AC रिपल्स एंड गिव प्योर DC, सो दे आर कॉल्ड फिल्टर्स. ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? फिल्टर्स बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम बनाना है फिल्टर्स में आपको, और ये डायग्राम बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम ये है. ठीक है ना भाई? रेक्टिफायर है, उसके आगे कैपेसिटर लगा दिया. अब कैपेसिटर क्या करता है? देखो यहाँ से जो ये वोल्टेज आ रहा था, ठीक है, तो जैसे ही कैपेसिटर के पास एक ताकत होती है कि जब तक एनर्जी इसको लेनी है वो तब तक लेता है जब ये फुल चार्ज नहीं होता. जैसे ये फुल चार्ज हो गया, उसके बाद ये पीक वोल्टेज को डिस्चार्ज करता है और जो आउटपुट है उसको कंटिन्यूस रखता है. ठीक है, तो ये कैपेसिटर की ब्यूटी है. देखो ये इसमें लिखा हुआ भी है, अक्रॉस द कैपेसिटर इट गेट्स द कैपेसिटर इज राइजिंग, इट गेट्स चार्ज इफ देयर इज नो एक्सटर्नल लोड, इट रिमेन चार्ज टू पीक वोल्टेज ऑफ दी रेक्टिफाइड आउटपुट. मतलब जब चार्ज होता है और जब तक कोई लोड कनेक्ट नहीं करते तब तक पूरा चार्ज ही रहता है. व्हेन देयर इज अ लोड, अगर उसमें कुछ लोड लगाते हैं,
इट गेट डिस्चार्ज थ्रू द लोड एंड वोल्टेज अक्रॉस इट बिगिन टू फॉल, वोल्टेज का होना है फॉल होने लगता है. इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट इट अगेन गेट्स चार्ज, मतलब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या होता है, साइकिल चलाता है. तो इसके कारण मेरे को जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, फ्लैट मिलता है. इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल रेक्टिफाइड आउटपुट अगेन इट गेट चार्ज टू पीक वैल्यू. द रेट ऑफ फॉल ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ, जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ सी एंड प्रोडक्ट ऑफ आर. ठीक है, यूज्ड इन द सर्किट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, याद रखना. टाइम कांस्टेंट इज वन अपॉन सी इंटू आर. ठीक है, तो मैं हमेशा, मेरे को टाइम कांस्टेंट कम करना है तो मैं कैपेसिटेंस क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा. ठीक है, मतलब कम टाइम में मेरे को फट से हो जाए. टू मेक द टाइम कांस्टेंट लार्ज, वैल्यू ऑफ सी शुड बी लार्ज. ठीक है, वैल्यू ऑफ सी क्या करनी पड़ेगी, लार्ज करनी पड़ेगी इसको कम करने के लिए. सो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर्स यूजेज लार्ज कैपेसिटर. द आउटपुट पीक ऑब्टेन बाय यूजिंग कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इज नियर टू दी पीक वोल्टेज, मतलब जो आउटपुट होता है कैपेसिटर का वो पीक वोल्टेज के बराबर ही होता है. दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज मोर फेवरेट यूज इन पावर सप्लाईज. ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या करता है, फिल्टर काम करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सर्किट डायग्राम याद कर लेना और ये सारे ड्राइंग जो है वो बना के आना एग्जाम में. फिल्टर का बोले तो ये दोनों बना के आना, फुल वेव का बोले तो ये हाफ वेव का ये फुल वेव का, ये हाफ वेव का, इस तरीके सारा बना के आना. ये कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है, ये आपका डिप्लीशन लेयर का, ये एक्सटेंसिक एन टाइप, पी टाइप, फिर आपका ये इंटेंसिक. ठीक है, ये एनर्जी बैंड गैप, वो सब जो है आप बना के आना. थैंक यू.